हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम प्लस बीपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी मेन का भी एग्ज़ाम होने वाला है। और क्लास 10 के स्टूडेंट्स जो भी हैं, ओके, उनके लिए कुछ वीडियोज़ मैं बनाने जा रहा हूं। और अक्सर मैं वीडियो बनाता हूं। और ये अभी जो आपके 69 के जो बीपीएससी के आने वाले हैं, ओके, 69 बीपीएससी, इसमें एक क्वेश्चन हमेशा जो पूछा जाता है वह जाति आधारित व्यवस्था को पूछा जाता है। ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स। तो आप देखते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स है इंडिया में, और जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वह भी है। ओके, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता था और न कर सकता है। अगर ऐसी बातें थी तो आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन आपको क्यों मिला। वुमेन रिजर्वेशन मिलने का कारण ही यही है कि कहीं न कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है और इनको आज भी पार्लियामेंट में वह स्थान नहीं मिला है जो स्थान उनको मिलना चाहिए था। ओके, तो इसी पर मैं थोड़ा सा बहस करूंगा। और ये क्लास 10 वाले बेसिकली आप देख सकते हैं, प्लस यूपीएससी और बीपीएससी वाले इसको देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले क्या क्या है। तो अपनी बात को मैं शुरू कर रहा हूं कहां से, तो लेटर वैदिक एज से। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि वैदिक एज में दो पार्ट किया जाता है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ओके, अर्ली वैदिक एज में आपने सब कुछ देखा कि सोसाइटी सो थी, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर थी। अगर थी भी डिस्क्रिमिनेशन तो वो सिंबॉलिकली डिस्क्रिमिनेशन थी। बाद में लेटर वैदिक काल में आर्यन और नॉन आर्यन दोनों एक हो गए। ओके, फिर हम लोग लेटर वैदिक पीरियड से देखते हैं कि कुछ स्वरूप बदला, क्योंकि कबीलाई स्वरूप जो था यहाँ आकर बदला। क्यों बदल गया, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जन थे, यानी जो प्रशासनिक यूनिट मेरा था, यहाँ पर प्रशासनिक यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट क्या थी, तो जन थी ऋग्वैदिक एज में। ठीक है, यह है कब, तो ऋग्वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में यह हो गया क्या, जनपद हो गया। और जनपद हो गया कब, तो लेटर वैदिक एज में। ओके, और फिर इसी का हो गया क्या, महाजनपद हो गया। महाजनपद यानी 6th सेंचुरी बीसी में यह महाजनपद आ गया। ओके, तो इस दौर में हम लोगों ने देखा कि जन का डेवलपमेंट हुआ जनपद के रूप में, और जनपद का डेवलपमेंट हुआ महाजनपद के रूप में। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरी पॉलिटिक्स बदली, ठीक है, पॉलिटिक्स जैसे जैसे बदली वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कि जो जेंडर इनइक्वलिटी यह भी आई। और इस जेंडर इनइक्वलिटी में हमने देखा क्या कि शुरुआती दौर से ही महिलाओं को माना जाने लगा कि इनके लिए कुछ काम जो है वह घरेलू ही है। ठीक है, और मेल बाहर जाता है, मेल बाहर जाता है, उसको कमाना भी है, उसको अपना जो डिग्निटी है वह भी मेंटेन करना है। तो जब मेल ही बाहर जाए, मेल ही कमाए, तो फीमेल को फिर क्यों वरीयता दिया जाए भाई। ओके, तो इसके कारण क्या हो गया कि मान लिया गया, ठीक है, लैंगिक असमानता थी मेरे यहाँ, इसमें से कोई इनकार कर नहीं सकता है। अब इस लैंगिक असमानता में हम लोगों ने क्या देखा कि निजी और सार्वजनिक विभाजन क्या क्या है भाई। तो घर गृहस्थी चलाना है, तो घर गृहस्थी चलाने के लिए महिलाएं उतनी पावरफुल है नहीं, उनका शारीरिक आकार प्रकार भी अलग है। ठीक है, तो श्रम के लैंगिक विभाजन से भी झलकती है। यानी औरतें कहाँ काम करेगी, तो घर के बाहर करेगी। ठीक है, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देख रेख करना,
वह करती है, जबकि मर्द घर के बाहर जाएंगे और वो सारे काम करेंगे, जैसे ठेला चलाना हो गया, रिक्शा चलाना हो गया, ऑटो चलाना हो गया, बस चलाना हो गया, सिलाई कटाई से लेकर सारे काम किसके पास आएंगे? मर्दों के पास। ठीक है, तो मर्दों के पास जब सारे काम आएंगे और घर से जब बाहर निकलेंगे तो मर्द ही पैसा कमाएंगे, औरत तो पैसा कमाएगी नहीं। इसलिए कहता है कि इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम करती हों, ऐसा भी नहीं है। और गांव में स्त्रियां, जो हम लोग देखें 4 वर्ण में मेरा सोसाइटी बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें आप समझ लीजिए कि जो शूद्र थे उसको हम अवॉइड किए, उसको मान लीजिए कि वह समाज का सबसे निचले पायदान पर है। बट आप यह भी समझ लीजिए कि जितना सोशल इंडिपेंडेंसी का उपयोग उन महिलाओं ने किया, उतना अपर कास्ट की महिलाओं ने नहीं किया। ठीक है, इसलिए वैश्य वर्ग की महिलाएं हैं तो वैश्य वर्ग की महिलाएं दुकान में भी बैठ जाती हैं। जो फोर्थ नंबर पर है शूद्र क्लास की महिलाएं, वह खेतों में धड़ल्ले से काम भी करने के लिए चली जाती हैं, काम भी कर रही है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हुए ऐसा भी नहीं है, वह कर सकती थी और लोअर क्लास की महिलाएं कर रही है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। शहरों में हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है, झाड़ू पोछा का काम कर रही है। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ स्रोत निकाल ही लेती है, बाहर जा रही है काम करने। लेकिन वही महिलाएं यही काम अगर अपने घर में करती है तो उसकी गिनती नहीं होती है। ओके, तो श्रम के इस विभाजन ने, यानी घर के बाहर जाकर काम करना और कमाना, यह उसकी इंडिपेंडेंसी है, लेकिन घर में उसको कैद कर देना कि आपके लिए यह काम फिक्स है, यह डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, आज पुरुष भी जाते हैं, दूसरे के यहाँ काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, ऑफिस में साफ सफाई का काम करते हैं, किसी दूसरे के घर में जाकर कपड़ा भी धोने का काम करते हैं, खाना भी बनाने का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इन कामों में दोनों समान है। लेकिन सबसे बेसिक बात क्या है कि जो घर से बाहर निकला उसने 2 पैसे कमाया, यहीं पर जेंडर इनइक्वलिटी खत्म होगी, और नहीं तो फिर यह इनइक्वलिटी आगे भी बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो श्रम के इस विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई और पुरुष सार्वजनिक जीवन में अपना एंजॉय करता रहा। ओके, तो ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला मेरे यहाँ आगे तक चलता रहा। महिलाओं ने समय समय पर आवाज भी उठाई, इसलिए महिलाओं ने आवाज उठाई तो महिलाओं को कुछ कुछ सम्मान मिलना भी शुरू हो गया। आज के डेट में आप देखते हैं कि महिलाएं कितनी आगे बढ़ गई। यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो आप देखिए 1 to 10 में 8 महिलाएं आ रही है। ओके, तो उसने अपनी आवाज भी उठाई और इस आवाज में उसको कुछ कुछ सम्मान भी मिलना शुरू हो गया। और आज के डेट में महिलाएं देखते हैं कि आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने में हम लोग देखते हैं महिलाओं को कि धीरे धीरे वैज्ञानिक बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, प्रबंधक बन रही है, यूनिवर्सिटी में टीचर भी बन रही है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे हम लोग क्षेत्रों में देखते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही है। कहता है कि दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्कैंडिनेवियाई देशों में महिलाओं में जीवन में सार्वजनिक भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। ओके, फिर हम लोग यहाँ देखिए कि एक ग्राफ आपको दिया हुआ है और इस ग्राफ में आप लोग देखिए कि भारत में स्थिति क्या है। तो भारत में स्थिति कहता है कि यहाँ पर अगर आप देखने जाते हैं तो इसमें से देखिए कहता है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय सांसदों यानी पार्लियामेंट में महिलाओं की स्थिति क्या है। नॉर्डिक कंट्री है, ठीक है, इसमें देखिए सबसे अधिक है। ओके, अमेरिका में यहाँ 25 से कुछ कम है, यूरोप में 20% से कुछ अधिक है, सहारा मरुस्थल में भी 20% है। ठीक है, एशिया के अगर पूरे एशिया को मिला दिया जाए तो 20% कुछ बिलो है।
पैसिफिक क्षेत्र में अगर देखा जाए, पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 15% के लगभग है। अब भारत में हम देखते हैं तो भारत में यह जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं की, इसमें कमी देखी जा रही है। ओके, तो अगर देखा जाए तो ये देखिए आप नॉर्डिक देश है, नॉर्डिक देश डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, इन देशों, ये छोटे छोटे कंट्री हैं, लेकिन इसमें देखिए कि सबसे अधिक इसको रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ है। बट दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है, इसमें आप यहाँ से तुलना करते हुए देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ जा रहा है, इसलिए यहाँ इनइक्वलिटी आपको साफ साफ दिख जाएगी। और यही कारण है, इसी इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, अभी जो हमने एट प्रेजेंट 128 अमेंडमेंट लाया, इसमें महिलाओं को हमने क्या दिया कि रिजर्वेशन दिया, 33% का रिजर्वेशन दिया है हम लोग। बट अभी ये रिजर्वेशन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी जब तक इस पर काफ़ी अधिक विचार होता नहीं है, क्योंकि किस प्रकार से आप देंगे रिजर्वेशन महिलाओं को। SC ST को रिजर्वेशन पहले से ही मिला हुआ है, OBC को कोई रिजर्वेशन मिला नहीं है पार्लियामेंट में, मुस्लिम को कोई रिजर्वेशन पार्लियामेंट में मिला नहीं है, जनरल को भी नहीं मिला है। प्लस जनरल में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट कास्ट हैं, OBC में डिफरेंट कास्ट हैं, उसको आप कैसे कैसे मिनिमाइज कीजिएगा, ये तो अभी देखने की बात है। बट ये मिलना हमको बहुत जरूरी था। ओके, इसलिए एक तो यहाँ देखते हैं, प्लस हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आप देखिए चाइल्ड जेंडर रेशियो में आप देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की 1000 में मेल में फीमेल 1000, इसमें आप देख सकते हैं कि बाल लिंगानुपात है, चाइल्ड जेंडर रेशियो है। इसमें कुछ राज्यों में ऐसा है कि 1000 मेल, ठीक है, 1000 मेल है, और 1000 मेल में देखिए 800 से कम रेशियो है। ओके, यानी लड़कियों की स्थिति बुरी है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है, ये स्टेट्स हैं, इसके बीच में आते हैं, इसमें भी देखिए स्थिति बहुत बुरी है, यहाँ पर भी स्थिति बहुत बुरी है, यहाँ पर भी स्थिति बहुत बुरी है, यहाँ पर भी स्थिति बहुत बुरी है। खासकर आप देखिए कि जो नॉर्थ के पार्ट जो होंगे, इस नॉर्थ के पार्ट में आपको ज़्यादा गैपिंग दिखाई देगा। ये जो आप रेड देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख लीजिए इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में कहाँ आप जाते हैं, तो इन क्षेत्रों में आप चले जाइए, पंजाब हरियाणा का जो एरिया है उसमें चले जाइए, आपको देखिए जेंडर इक्वलिटी साफ, इनइक्वलिटी साफ साफ आपको नजर आएगी। ओके, इन क्षेत्रों में देखिए जेंडर इनइक्वलिटी साफ साफ नजर आ रही है आपको। साफ साफ नजर आ रही है आपको। फिर आप यहां देखिए 800 to 849, 800 to 849 का देखिए इन क्षेत्रों में हो गया, स्थिति बहुत बुरी है। फिर यहाँ पर देखिए 850 to 899, इसमें भी आपको स्थिति बहुत बुरी नजर आएगी, इसलिए इन क्षेत्रों में इधर का क्षेत्र को आप देखिए। फिर इसके नीचे देखिए, इस तरह से आप देखने जाएंगे तो आपको नॉर्थ इंडिया में यानी विंध्य के ऊपर का जो भाग है, इसमें आपको जेंडर इनइक्वलिटी काफी अधिक नजर आएगी। इसके नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग कुछ स्टेट में देखते हैं, और कुछ स्टेट में काफी अच्छी स्थिति हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही अच्छी स्थिति रह गई। इसलिए इधर में देखेंगे, केरला के साइड में देखेंगे तो आपको स्थिति काफी अच्छी नजर आएगी। ओके, इधर से पांडिचेरी को देखेंगे, इसकी स्थिति अच्छी नजर आएगी। इसलिए
जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लैंगिक असमानता काफी अधिक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसको पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात जैसे राज्यों में स्थिति बड़ी गंभीर है। ठीक है, और उसके नीचे जब हम लोग आते हैं कुछ स्थितियां ठीक होती नजर आती है। ओके, तो यह इनइक्वलिटी है। अब ये देखते हैं कि इस इनइक्वलिटी को समाप्त कैसे किया जा सकता है, क्यों यह इनइक्वलिटी है। तो यह इनइक्वलिटी इसलिए है कि हमने क्या किया कि महिलाओं को घर के अंदर जो कैद करने का सिस्टम है और मेल जो डोमिनेंसी है, क्योंकि हमारा पैटर्नल सिस्टम रह गया शुरू से ही, मैटरनल सिस्टम नहीं रहा। तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा कि पुरुष को ही हम लोग ज़्यादा तवज्जो दिए, क्योंकि मेल चाइल्ड जो है वह घर से बाहर निकल सकता है, काम कर सकता है। लड़कियां अगर जाएगी बाहर निकलेगी, उसका शारीरिक आकार प्रकार भी अलग है। ओपन कल्चर भी नहीं है मेरा। ओपन कल्चर नहीं रहने के कारण जब वह बाहर निकलती है तो उसको दिक्कतें आती है, और इन सभी के कारण दिक्कतें होने लगी। बट आज हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है उस तरह से धीरे धीरे यह चीज़ें कम होने लगी। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे यह पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कम कम होने जा रही है। ओके, इसलिए महिलाओं को सब कुछ चाहिए। राजनीति में उसको चाहिए, सीट चाहिए। कहाँ कहाँ चाहिए? तो लोकसभा में चाहिए, विधानसभा में चाहिए, जो कि आपका 33% का आ रहा है। पंचायत में देखते हैं कि बहुत सारे राज्य हैं जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया, और वह जो आरक्षण है वह देखते हैं कि बिहार सबसे पहला राज्य है जिसने 50% आरक्षण देने का काम किया। ओके, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और एक क्वेश्चन जब आता है तो आप इसको पूरे के पूरे आप सब में दिखाइए। ठीक है, आप सब में दिखाइए। कहाँ कहाँ दिखाइए? तो आप दिखाइए इसको कि अब जेंडर रेशियो इसको घटाना है। ठीक है, जेंडर रेशियो घटाना है, श्रम डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कहाँ, तो एजुकेशन में महिलाओं को आगे लेकर जाना है, जॉब्स में महिलाओं को आगे लेकर जाना है, यानी एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं को आगे लेकर जाइए। और अगला जो है हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन भी आ ही गया। तो इस तरह से यह इनइक्वलिटी दूर होगी, और इस इनइक्वलिटी में सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा यह रहेगा एजुकेशन का। इसलिए जैसे ही हम एजुकेशन पर पहुंचेंगे, मेरे घर की महिलाएं पढ़ी लिखी होगी, हम वैसे ही उसको आगे प्रमोट करना शुरू कर देंगे। ओके, दूसरा जो हमारे यहाँ है सबसे बड़ा फैक्टर, यानी महिलाएं तो धीरे धीरे आगे बढ़ गई, तो महिलाएं आगे बढ़ गई, तो अब हम दूसरा फैक्टर क्या देखते हैं? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, यानी रिलीजियस इनइक्वलिटी को हम लोग देखते हैं। भारत ऐसा कंट्री है नहीं, भारत की बनावट अलग है। यहाँ पर जैसे ही संविधान बना आपको फंडामेंटल राइट दे दिया गया। फंडामेंटल राइट में भी आपको दिया गया आर्टिकल 25 to 28 दिया गया। इसमें आपको रिलीजियस इंडिपेंडेंसी दिया गया। ओके, तो रिलीजियस इंडिपेंडेंसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ये काम करते हैं, बल्कि यह जो काम है यह भी समय समय पर भारत में आता रहा, और जो धर्म है वह सीधे सीधे राजनीति से जुड़ गया। लाख हम कहें कि भारत में ऐसा नहीं है कि शासक का कोई धर्म नहीं होगा, सेकुलर स्टेट है, बट हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है, सांप्रदायिकता जो है, यह देखी जाती है, आज भी देखी जा रही है, और इसके जो परिणाम हैं और भी गंभीर हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत की स्थिति में सिर्फ हिंदू ही कम्युनलिज्म कर रहा है, ठीक है, या मुसलमान ही कर रहा, दोनों कर रहा है। और आप उसमें मत जाइए, आप अपने
मुस्लिम ऐसा है कि मुस्लिम मुस्लिम में ही सांप्रदायिकता खोज रहा है और हिंदू भी हिंदू में सांप्रदायिकता खोज रहा है। आज जो आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों का गला कट गया भारत में, इसमें क्या मुसलमानों ने इसको प्रमोट नहीं किया, हिंदुओं ने प्रमोट नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर रहा है। और यह क्या है, तो यह है रिलीजियस पॉलिटिक्स है कि किसी न किसी तरह हमको आगे बढ़ना है, पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेना है, पहुंचना है, अपने जो कम्युनिटी है उस पर डोमिनेंसी हासिल करनी है, मैक्सिमम वोट हमको मिले। मुसलमानों का भला हो या नहीं, हिंदुओं का भला हो या नहीं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बट हम एक परसेप्शन दिखाते हैं कि हम आपके लिए आए हैं और आपके लिए एक अच्छा काम करेंगे। कोई कर रहा है कि इस्लामिक कंट्री बना दो, कोई कर रहा है कि हिंदू कंट्री बना दो, ठीक है। लेकिन कोई यह नहीं कहता है कि यह कंट्री जो है यह इंडो इस्लामिक यानी हिंदू और इस्लाम दोनों का है और दोनों यहाँ पर घुल मिल के रहे। इसके लिए हमको रिलीजियस पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो सांप्रदायिकता हमारे यहाँ है क्योंकि दो राष्ट्र बन गया। दो राष्ट्र बनने के बाद भी आज भी देखते हैं जब एक राष्ट्र भारत है तो भारत में रहने वाले मुसलमान और हिंदू में काफ़ी अधिक तुतुमे में होती रहती है। यह तुतुमे में हम आप नहीं करते हैं। जिसके पास रोजी रोटी का सिस्टम है वह तो सिर्फ रोटी कमाने में ही दिन भर परेशान रहता है, वह क्यों जाएगा पॉलिटिक्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन वह पॉलिटिक्स से दूर भी नहीं है क्योंकि हथियार यही लोअर लोग हैं, ठीक है। इसलिए कहता है कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में दिखती है, यानी डे पर डे दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह भी है, समुदायों के बारे में बनी बनाई अवधारणाएं भी है, एक दूसरे को धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उस पर ध्यान तक नहीं देते हैं और एक दूसरे के खिलाफ में परसेप्शन बनाकर बैठ जाते हैं और टकराने के लिए तैयार रहते हैं, ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। और इसी का उपयोग कौन करते हैं, जो लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसलिए सांप्रदायिक आधार पर गुटबंदी, यानी हम मुस्लिम हैं या हिंदू है या सिख है, इस आधार पर देखते हैं अपने अपने धर्म को गोलबद्ध करना, मोबिलाइज करना, अपने अपने धर्म को दूसरे धर्म पर अटैक कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे यहाँ शुरू से ही देखी जा रही है। तो होना क्या चाहिए भाई, हमारे प्रियम्बल जो है उसमें जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, तो सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, सेकुलर कंट्री है हमारा। तो धर्मनिरपेक्ष शासन में क्या होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष शासन में होना चाहिए कि हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें क्या होना चाहिए कि सबको संविधान में या पार्लियामेंट जो है सबको अपना अपना स्थान दिया है और पावर शेयरिंग होना ही पड़ेगा। बिना पावर शेयरिंग के यह इनइक्वलिटी नहीं जा सकती है। ओके, इसलिए संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। बट अगर आप इसके अगेंस्ट में जाइएगा तो आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज भी लगेगा। ओके, तो यह कहता है कि अगर हम देखें तो संविधान हमारा सेकुलर है, लेकिन यह सेकुलर रहेगा कहां से। इस सेकुलर में हम सबसे बड़ी चीज क्या देखते हैं कि ये जो चीज है, ये चीज मुझे सेकुलर से कहां ले जाती है, कम्युनलिज्म में ले जाती है, सांप्रदायिकता में ले जाती है। और यहां पर हम देखते हैं कि यह कुर्सी मुख्यमंत्री बनने के लिए बनाई गई है ताकि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित कर इस पर बड़े झटके साबित करे, इस पर बड़े झटके लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, यह जो चेयर है, इस चेयर में ये सभी जो टूल्स है, इन सभी टूल्स का इस्तेमाल होता है, बिना इसके इस्तेमाल के होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए सांप्रदायिकता है भारत में, सांप्रदायिकता बनी रहेगी। अब इस सांप्रदायिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है, ठीक है, इस सांप्रदायिकता को आप समाप्त कैसे करेंगे। तो इसमें भी क्या है, लिटरेसी सबसे बड़ी चीज़ है। आज जो पढ़ लिख गया है लोग,
ठीक है, जो इस सोसाइटी को समझ रहा है। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते, पढ़े लिखे लोग ही ऐसा करते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग जो दिन भर रिक्शा चलाते हैं उसके लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आज मैं आपको यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, आप इस पर विचार कीजिए। ये पॉलिटिक्स इंडिया में है, ये पॉलिटिक्स कैसे दूर हो सकता है, इस पर आप जज कीजिए और इस चैप्टर को आप पढ़िए। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो आपके अभी जो 69 बीपीएससी हैं